हेलो एवरीबॉडी। ये हमारी 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 3rd चैप्टर कवर करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और अपनी मर्जी के अनुसार फसलों की खेती कैसे कराई। तो आइए देखते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले इसमें बात करेंगे, कंपनी दीवान बन गई थी। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था और इस बात की पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन जहां तक हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, क्योंकि उस समय बंगाल का जो क्षेत्र था वो खेती के लिए या फिर किसी भी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। अपने आप में एक संपन्न जो क्षेत्र था वो बंगाल हुआ करता था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। जमीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता जो है अंग्रेजों ने ढूंढना शुरू कर दिया था, जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी जो है ख्याल भी रखना होता था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो है खरीदती और बेचती रहे। तो ऐसे में जो है समय के साथ कंपनी को समझ आने लगा था कि हमें जो है धीरे धीरे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इन्हें लग गया था कि बाहरी ताकत होने की वजह से उन्हें उन लोगों को भी शांत करना होगा जो गाँव के देहात में पहले से ही शासन करते आ रहे थे या फिर शासन कर रहे थे, जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था। इसलिए कंपनी ने जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जो है शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में जो कंपनी की आमदनी का जो सोर्सेज उस वक्त था, वो कंपनी उस समय दीवान तो बन गई थी, लेकिन खुद को व्यापारी जो है ये अपने आप को मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। तो ऐसे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर जो है राजस्व हासिल करने की कोशिश कंपनी करने लगी थी और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा जो है कंपनी ने खरीदना शुरू कर दिया था। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया था। और अगर हम बात करें 1865 से पहले की, तो कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसों से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ों को लग गया था कि जब हमें जो है यहाँ से जो हम कर वसूल रहे हैं उनसे ही जो है हमें निर्यात, हम उनका जो है जो चीज़ें हम यहाँ से खरीद रहे हैं उनका जो है निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है इन्होंने जो ये सोना चांदी ब्रिटेन से लाते थे सामान यहाँ से खरीदने के लिए, तो वो इन्होंने लाना बंद कर दिया था। इसी तरह जो है बंगाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि जो उनकी वस्तुएं थी वो बहुत ज़्यादा कम कीमतों पर कंपनी के द्वारा खरीदी जा रही थी और जो है जो व्यापारी थे, कारीगर थे, उन्हें जो है कंपनी को जबरन जो है अपनी वस्तुओं को कम कीमत में बेचना पड़ रहा था। किसान अपना लगान था जो कंपनी ने उन पर लगाया था, चाहे वो फसल को लेकर हो, नील की खेती पर कर हो या फिर जो मतलब जो उनकी वस्तुएं थी अपनी उन पर कर हो, तो कंपनी ने उस कर को, उस लगान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ऐसे में जो है किसान, क्योंकि बंगाल में नील की खेती पर कर लगाया था, जो वहाँ की वस्तुएं थी, मतलब जो खाने की जो फसलें थी, गेहूँ, अनाज, चावल, उस पर जो है कंपनी ने रोक लगा दी थी। तो ऐसे में जो है रोक लगाने के बाद जो है इन पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था किसानों पर और नील की खेती जबरन कराई जा रही थी। तो ऐसे में जो है जो किसान थे वो अपना कर नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिरता जा रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में जो है किसान बढ़ रहे थे।
ऐसे में उसके बाद क्योंकि कंपनी ने जो है किसानों को अनाज की खेती करने पर रोक लगा दी थी, नील की खेती जबरन करा रहे थे, तो इसके बाद बंगाल में 1770 में अकाल पड़ा था और 1 करोड़ लोगों की मौत जो है इसमें हो गई थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई थी। इसके बाद कंपनी को लग गया था कि खेती में सुधार की ज़रूरत है और अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो जो है कंपनी के ज़्यादातर जो अफसर थे उन्हें यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। इस सवाल को जो है जो ये सवाल था कि खेती में सुधार करना ज़रूरी है, इसे जो है लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लगा और कंपनी ने आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था। इस बंदोबस्त की कुछ शर्तें रखी गई थी और शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जो जमींदार थे, जमींदारों के रूप में इन्हें मान्यता दे दी गई थी और उन्हें जो है जो यहाँ पे जमींदार थे उन्हें किसानों से कर वसूलने और कंपनी को राजस्व जो चुकाने का जिम्मा जो है इन्हें सौंपा गया था। जो ये कंपनी को जो है राशि स्थायी रूप से जो है चुकानी पड़ती थी, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों को लगता था कि इससे इन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व बढ़ाने वाला जो है कोई नहीं, मतलब मांग बढ़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए जमींदार उत्पादन के फायदे में रहेंगे। इसके बाद इसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी थी। जो ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त में भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जो है जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर पा रहे थे। असल में जो है कंपनी ने जो राजस्व तय किया था उसके अनुसार वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जो जमींदार थे वहाँ पे राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे तो उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जो जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा जो है नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार होने लगा, लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, तो अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकी थी। लेकिन इसके बाद जब जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जमींदार जो है स्थायी बंदोबस्त में जो किसानों से लगान वसूल करते थे उसका एक जो है कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते थे। तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन जो है ज़्यादातर जो जमींदार थे, किसान थे, वो जो है अपनी ज़मीन जो अंग्रेज थे गवा चुके, मतलब उनसे छीन चुके थे और जो बचे रह गए थे अब उन्हें बिना परेशानी और जो निवेश का जो खतरा था उसे आमदनी की उम्मीद जो है उसमें दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उसमें लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ जो किसान थे यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिख रही थी, क्योंकि किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना होता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उससे जो है वो छीन ली जाती थी, क्योंकि किसानों पर जो है ब्रिटिश के द्वारा, कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था। तो ऐसे में जो है जो खेती होती थी उस पे जो है नील की खेती ज़्यादातर होती थी, तो किसान जो है जो कर था वो जो है चुका नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में जो है उन्हें महाजन जो होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी या फिर उस समय में जो है संपन्न परिवार होते थे, जो है उनसे कर वसूलना, मतलब कर्जा लेना पड़ता था और फिर जो है कंपनी को ये कर चुकाते थे। लेकिन अगर जो है महाजन का कर्ज ये नहीं चुकाते थे तो जो महाजन होता था वो उनकी पुश्तैनी जमीन से इन्हें बेदखल कर देता था। इसमें एक शब्द जो महल, एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव या गांव में एक समूह होती थी। इसके बाद एक नई व्यवस्था थी जो
19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव करना जरूरी है। तो ऐसे में जो है कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी। तो स्थायी रूप से राजस्व तय कर जो है मतलब राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। तो ऐसे भी जो है कंपनी सोचने लगी थी। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों यानी जो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी, जिसे 1822 में लागू किया गया था। यहाँ पे मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय जो समाज है, जो गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। तो उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव के एक एक खेत के अनुमानित जो राजस्व है उसे जोड़ा और हर गांव या ग्राम समूह जिसे महल कहा है से जो राजस्व कर वसूल होता था कंपनी को, उसका हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। जिस तरह से स्थायी बंदोबस्त को रखा गया था कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त से अलग जो मैकेंजी ने नया बंदोबस्त ये लागू किया था राजस्व व्यवस्था, इसमें जो है इसने कहा था कि इसमें समय समय पर संशोधन जो है इसमें किए जाएंगे। तो राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मेदारी थी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को जो है मैकेंजी ने सौंप दी थी और इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। इसके बाद मुनरो व्यवस्था भी लाई गई थी। ब्रिटिश नियंत्रण वाला जो दक्षिणी भारतीय जो इलाका था उसमें स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लाई गई। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेयतवार या फिर रेयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा जो है यहाँ पे जो टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र था उसे कब्जे में ले लिया था और कुछ इलाके थे वहाँ पर इस व्यवस्था को जो है लागू कर दिया गया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों रेयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो राजस्व आकलन से पहले खेतों का जो निरीक्षण किया गया था, सर्वेक्षण कलेक्टरों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो मुनरो थे इनका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, तभी किसान जो है राजस्व जो है मतलब किसानों से राजस्व कर वसूल सकते थे। अब बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें। तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया था कि ग्रामीण इलाके जो है इनसे जो है केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा हो सकती है। तो जो 18वीं सदी का अंत था उस आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल से अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे, क्योंकि जो अफीम और नील की खेती थी उसमें जो है अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। और जो अनाज की खेती थी, अनाज जो है किसान अपने खाने के लिए जो है उगाते थे। तो ऐसे में जो है इन्होंने किसानों को अनाज की खेती करने पर रोक लगा दी थी और अफीम और नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य करने लगे थे। ऐसे में बंगाल में इन्होंने पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में जो पंजाब वाला हिस्सा है वहाँ पर जो है कपास और मद्रास में जो है चावल की खेती के लिए बातें ये करने लगे थे। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो भारत की स्थिति है, ख़ास तौर पे जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है इसमें पड़ गई थी, क्योंकि जो किसान थे वो अपने खाने की जो फसलें थी वो नहीं उगा पा रहे थे, जिससे अकाल भी जो है बंगाल में पड़ना जो है मतलब बंगाल में जो है अकाल भी पड़ा था, जिसमें जो है वहाँ की आधी आबादी समाप्त भी हो गई थी।
अब भारतीय नील की मांग जो है इन्होंने क्यों की थी, इस पे बात करें तो नील का पौधा मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पर उगता था। 13वीं सदी तक जो है इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए जो है नील बहुत ज़्यादा महंगा जो है हो गया था। उस समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड़ नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर हम वोड़ पौधे की बात करें तो जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर ये उगता था, इसलिए यूरोप में जो है आसानी से मिल जाता था। जो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और जो ब्रिटेन वाले कई हिस्से हैं वहाँ पर जो है यह पौधा उगता था और नील के साथ जो है प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर यूरोप के वोड़ उत्पादकों ने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। लेकिन अगर हम बात करें नील की तो जो है कपड़े को रंगने वाले नील को ही जो है ये पसंद करते थे और नील से बहुत जो चमकदार है नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला जो रंग था वो बेजान और फीका होता था। इसलिए 17वीं सदी जो आई उसमें यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर जो है लगी पाबंदी को ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। ऐसे में जो कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान जो है इस समय सामने आने लगे थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण जो युग था वो शुरू हो गया था। इसके कारण कपास उत्पादन में बहुत ज़्यादा भारी इजाफा होता था, क्योंकि यहाँ से जो अंग्रेज थे वो कच्चा माल लेके जाते थे और जो ब्रिटेन में जो है ये उसे मतलब जैसे यहाँ से कपास लेके जाते थे और जो है नील की जो यहाँ पे खेती होती थी नील ये लेके जाते थे। तो कपास की अगर बात करें तो यहाँ से जो है कच्चा माल ये लेके जाते थे और उस माल को तैयार करके ये भारत में ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे जो है इससे जो है नील की मांग बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो ऐसे में जो है जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली जो आपूर्ति थी वो अनेक कारणों से जो है बंद हो गई थी और 1783 से 1779 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी की और स्रोत की ओर तलाश कर रहे थे। तो जो नील का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था वो भारत को माना जाता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए जो है रास्ते ढूंढने लगी थी और 18वीं सदी तक आते आते जो है बंगाल में नील की खेती जो है तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में जो तैयार होता था नील वो दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था, क्योंकि जो है अगर हम नील की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो अदर हिस्से थे जैसे कि हमने अभी पहले भी देखा कि जो वहाँ का नील था उस जो है बहुत ज़्यादा बेजान था, उसमें जो है एक अच्छा कलर नहीं था। तो ऐसे में जो है जो भारतीय नील था वो दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैलना शुरू हो गया था, कंपनी के अफसर और जो व्यावसायिक जो एजेंट थे नील के उत्पादन में पैसे लगाने लगे थे और समय के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी थी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा इसमें मिल रहा था। इसके बाद इस मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत जो है आने लगे थे और उन्होंने यहाँ पे नील के बागान लगाने शुरू कर दिए थे। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं थे उन्हें कंपनी नए नए बैंक से कर्जा जो है देने के लिए जो है तैयार रहती थी।
अब बात करते हैं नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती के जो है मुख्यतः दो तरीके थे, नील और रेयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, तो वह जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। इसके बाद नील की खेती की कुछ समस्याएं भी सामने आने लगी थी, क्योंकि बगान मालिकों को निज खेती का जो क्षेत्रफल था फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर जो है आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो जो है यहाँ पे जो है छोटे छोटे खेती हाथ लग पाते थे। इसलिए जो है क्योंकि नील की खेती के लिए जो इंग्लैंड से आने वाले व्यापारी थे, उन्हें बहुत जो है बड़े बड़े भूखंडों यानी ज़मीन की ज़रूरत थी। तो जो है ऐसे में वे सोचने लगे थे कि उन्हें ज़मीन कहाँ से मिल सकती है। तो ऐसे में उन्होंने नील की फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का जो है प्रयास ये करने लगे थे और किसानों को इन्होंने हटाना शुरू कर दिया था। तो इससे टकराव और जो है और तनाव पैदा हो गया था। मजदूरों का इंतजाम करना भी जो है इनके लिए अब आसान नहीं था। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की जो है ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। तो जो है इन्होंने इसी तरह, क्योंकि इन्हें मजदूर नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे में जो है इन्होंने किसानों को अन्य खेती करने पर जो है रोक लगा दी थी। इसके बाद जो है जो बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है, तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होती थी और हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या जो है इनके लिए पैदा हो गई थी। किसानों को भी हल नहीं मिल सकते थे, तो उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादक को ज़रूरत होती थी, उस समय जो है किसान जो है अपने हल बैल से चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। तो ऐसे में जो है 19वीं सदी की अगर हम बात करें, तो 19वीं सदी तक आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मतलब जो है पीछे हट रहे थे। तो इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% है उस जो जमीन जो है इन्हें मतलब कम जमीन आती थी और बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रेतों की जमीन पर जो है नील की खेती रियायती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बातें जो मुखिया होते थे वे कर देते थे। तो ऐसे में उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था और कर्जा लेने के लिए रेत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो ऐसे में बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। इसके बाद जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र जो है इसमें दोहराया जाता था। तो ऐसे में अगर जो है नील का उत्पादन कैसे होता था इसकी हमने बात की है। तो ऐसे में जो नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के हम देखते हैं कि आसपास ही होते थे, ताकि आसानी से जो है नील को फैक्ट्री में पहुंचाया जा सके। तो अब इसकी बात करते हैं जो है कैसे जो नील के पौधे थे, नील की फसल थी, उससे नील कैसे बनाया जाता था। तो कटाई के बाद नील के पौधे थे कारखाने में स्थित वेंटस, जिसे होद कहा जाता था, वहां पे पहुंचाया जाता था और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की इसमें जरूरत होती थी। प्रत्येक होद का जो है अलग अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था और बाद में जो है अगर हम बात करें इस होद की, तो इस होद को किण्वन या स्टीफर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो दरवे में बुलबुले उठने लगते थे और जो है सड़ी हुई पत्तियों जो है इसमें निकाल ली जाती थी और दरवे को एक होद में छान दिया जाता था और दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। तो इस तरह जो है एक घोल बनकर जो है तैयार हो जाता था और इस घोल को लगातार हिलाया जाता था। तो ऐसे में जो ऊपर जो है दरवे जो है हरा और उसके बाद नीला हो जाता था और जो है एक होद में चूने का पानी इसमें डाला जाता था और धीरे धीरे जो है पपड़ियाँ नीचे जमने लगी थी। तो ऐसे में दरवियों को छानकर जो है अलग कर लिया जाता था और जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड निर्धारण कुंड में
डाल दिया जाता था और उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। और ये सब जो है जो बगान मालिक थे, क्योंकि उस समय जो है जो रियायत के जो रियायत किसान थे उनसे जो है बगान मालिकों ने जो है ज़मीन ले ली थी। तो ऐसे में ये जो कार्य थे वो जो है भारतीय मजदूरों के द्वारा जो है यहाँ पे किए जाते थे। इसके बाद जो है इसमें कुछ समस्याएं भी थी। मकान जो बगान मालिक थे वो चाहते थे कि किसान अपने जो है अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील की खेती के साथ परेशानी थी। यहाँ जो उसकी जड़ें होती थी बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। तो नील की कटाई के बाद जो है किसान धान की खेती नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद जो है नील की खेती ना करने के उसमें नील विद्रोह शुरू हुआ था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत थे नील की खेती से जो है इन्होंने इनकार कर दिया था और जो है धीरे धीरे यह विद्रोह फैलना शुरू हो गया था। रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था और ये तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे थे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी थी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की भी पिटाई जो है की गई थी। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वह नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लिए जो है लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। इसके बाद जो है नील का जो ये विद्रोह शुरू हुआ था, नील विद्रोह जो है मतलब 1859 में जो है नील विद्रोह से नील रैयत जो थे नील रैयतों को लगा गया था कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं को नील के जो अनुबंध थे उन पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की जो ताकत थी वो बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए जो है उनसे ज़मीन ले लेते थे। और जिस तरह से जो है नील की खेती जो है ये करा रहे थे, तो इससे जो है जो अन्य जो खाने की वस्तुएं थी, किसान जो है उनकी जो खाने की वस्तुएं थी उनकी खेती संभव नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे नील के किसानों को भी यह लगने लगा था कि जो अंग्रेजी सरकार जो है इस संघर्ष में जो है उनका साथ देगी और 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है और जो बरसात है उसमें मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो है इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई थी कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन ईडन किसानों को शांत करने और स्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो भी जो है नील जिलों की ओर चल पड़े थे। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में भी जो है इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी और उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी जो है ब्रिटेन सरकार ने बना दिया था। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया था और जो जबरदस्ती किसानों पर की जा रही थी उसकी जो है जो ये आयोग आया था उसने जो है इसकी कड़ी आलोचना भी की थी। आयोग ने कहा था कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रैयतों से यहाँ पे कहा था कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन जो है धीरे धीरे मतलब धराशायी हो गया था, मतलब कम हो गया था। उसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे थे
19वीं सदी के आखिर तक जो है कृत्रिम रंगों का निर्माण होना शुरू हो गया था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे और जब महात्मा गांधी उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आके नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया था और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यहाँ पे जो है ये जो है इन्होंने कहा था कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हदरी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की थी। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब जो है उस समय दिए थे क्योंकि आयोग आया था और जो आयोग है उसने भी जो मील बागानों के जो मालिक थे उनकी जो है कड़ी आलोचना की थी। तो यहाँ पे जो है एक किसान जो नील काश्तकार थे ये हाजी मुल्ला उनसे जो है सवाल किए गए थे तो उन्हीं को लेकर जो है ये बात कही गई है। यहाँ पे जो WS सीटनकार नील आयोग के ये अध्यक्ष थे इन्होंने कहा था कि क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हाजी मुल्ला ने कहा था कि मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। यहाँ पे श्री साले ने क्या जो है इनसे भी पूछा गया था कि क्या तुम रुपए प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते, मतलब जो है हाजी मुल्ला से पूछा गया था। तो हाजी मुल्ला ने ये कहा था कि मैं नहीं करूँगा, नील जो है उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा या फिर भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो ऐसे में जो है अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज में भी नील उत्पादन हो रहा था। हम जानते हैं 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी बेतिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा था। यह तस्वीर जो है लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को जो है इस जो बुक है जो ये चित्र है इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीन चरखे से जो है घोल को घुमा रहे हैं और 2 मजदूर नील की खेती को लुगदी के बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये भी इसी तरह का जो है क्रम था जैसे भारत में नील की जिस तरह जो है खेती हो रही थी और बाद में जो यहाँ पे मजदूर थे वो जो है नील को तैयार करते थे। पहले जो है उसे जो उसकी पत्तियां है उसे जो है एक गर्म पानी में डाल देते, फिर उसे जो है जो उसका घोल था वो तैयार करते थे, छानते थे, फिर उसे सुखाते थे। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे भी हो रहा था। तो ऐसे में जो है इस अध्याय में हम देखा कि किस तरह जो है अंग्रेज जो है किसानों पर जबरन जो खेती है नील की खेती के लिए किस तरह से बाध्य जो है किसानों को किया है, किस तरह मतलब उन्हें जो यहाँ पे अपने खाने की जो वस्तुएं थी मतलब जैसे अनाज चावल की खेती थी जो है उन पर रोक लगा दी थी। भूख हड़ताल जो है उस समय बंगाल में पड़ी थी और बहुत ज़्यादा लोगों की उस समय मृत्यु भी हो गई थी। और गांधी जी उस समय जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो जो है जिस तरह से जो है मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने जो है किसान मतलब जो किसान थे नील जो किसान थे क्योंकि जबरन जो है नील की खेती इनसे कराई जा रही थी तो ऐसे में जो है इनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। तो ऐसे में जो है गांधी जी ने इनके साथ मिलकर चंपारण आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो ये हमारी आज का ये हमारा अध्याय था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।